गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। मैं रामस्वरूप जाखड़, आपके हिंदी विषय का अध्यापक। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे पद परिचय। पद परिचय में देखेंगे कि पद क्या होता है, व्याकरणिक दृष्टि से जो पद है उसका परिचय हम किस प्रकार देंगे, व्याकरण के किन किन कोटियों के आधार पर उसका जो परिचय है किसी पद का वो दिया जाता है। जो पद परिचय है वो एक महत्वपूर्ण बिंदु है और अगर देखा जाए तो ये इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी इतना सरल है जिसके बारे में हम कल्पना तक नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है कि पद परिचय क्या है। पद परिचय समझने से पहले हम देखेंगे कि पद परिचय को समझे कैसे हम। ठीक है, तो पद परिचय को समझने से पहले शब्द और जो पद है आपका, देखिए जो आपका शब्द और जो पद है उसमें जो भेद है उसको समझना आवश्यक है। पद परिचय को समझने से पहले जो शब्द और पद है उसमें जो भेद है उसको समझना क्या है, अत्यंत आवश्यक है कि शब्द क्या होता है और पद क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, पहला है आपका शब्द। किसे कहते हैं शब्द? मनुष्य है, एक सामाजिक प्राणी है और वो ना जाने दिन भर में कितने शब्द हैं उनका उच्चारण कर देता है। ठीक है, तो देखिए वर्णों की सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों की सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होती है। जो शब्द है वह जो हिंदी भाषा है उसकी क्या होती है? स्वतंत्र इकाई होती है जिनका अर्थ होता है। ध्यान देने वाली बात तो यह है विद्यार्थियों, जो शब्द होते हैं उनका कुछ ना कुछ क्या होता है? अर्थ अवश्य होता है। ठीक है, फिर अगला है आपका पद, कि एक जो शब्द है वह पद कब बनता है? तो देखो, जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयुक्त हो जाता है, जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयुक्त हो जाता है तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे पद कहते हैं। अर्थात कोई भी शब्द मान लीजिए अगर वह व्याकरण के नियमों से जुड़ गया, व्याकरण के नियमों से जुड़ जाता है तब वह क्या कहलाने लग जाता है? तब वह पद कहलाने लग जाता है। ध्यान में आया होगा आपकी समझ में कुछ? ठीक है, तो देखिए आपने समझा शब्द क्या है, आपने समझा पद क्या है। अब इस शब्द और इस पद को हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, राम पत्र फटना, यह क्या है? शब्द। यह क्या है? शब्द है। क्यों? क्योंकि यह तीनों के तीनों जो शब्द है वो क्या है? स्वतंत्र है और शब्द का अर्थ निकल रहा है कि भाई राम क्या है? एक संज्ञा है, एक व्यक्ति विशेष के नाम का क्या करवा रहा है? बोध करवा रहा है। पत्र भी क्या है? एक संज्ञा है। पढ़ना क्या है? यह भी एक संज्ञा है। ठीक है, क्रिया है। आगे बात आपके समझ में, तो ये सारे के सारे क्या है आपके? यह सारे के सारे आपके शब्द हैं और यह क्या है? सारे के सारे शब्द हैं वो स्वतंत्र हैं। लेकिन इन शब्दों को हम क्या करेंगे? व्याकरण के जो नियम हैं उनमें जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए राम पत्र पढ़ता है। राम है वह क्या करता है? पत्र पढ़ता है। अब देखिए, इतनी देर पहले यह जो शब्द है वो क्या थे? स्वतंत्र थे, लेकिन मैंने व्याकरण के जो नियम हैं उनमें इनको जोड़ दिया तो यह क्या बन गया? एक वाक्य बन गया। यह क्या बन गया? एक वाक्य बन गया। तो देखिए, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के एक सार्थक वाक्य का निर्माण कर लेते हैं तो वह जो सारे के सारे शब्द हैं वह क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। सारे के सारे जो स्वतंत्र शब्द हैं वो क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। फिर देखिए, व्याकरणिक प्रयोग क्या है? व्याकरणिक प्रयोग क्या है? तो इसमें देखो, वाक्य में प्रयुक्त हुआ
कोई पद व्याकरण की दृष्टि से विकारी है या अविकारी। आप जानते होंगे कि जो विकारी और अविकारी में क्या अंतर है, ठीक है, वो हम बताएंगे भी आपको। यदि विकारी है तो उसका भेद, यदि जो शब्द है, यदि शब्द विकारी है तो उसका भेद, उसका भेद कि भाई विकारी है तो कौन सा है, उसका भेद लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, उसका लिंग लिखेंगे। फिर वचन है आपका, कारक है और काल, अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध और संबंध है। और अविकारी है तो किस तरह का अव्यय है, क्योंकि जो अविकारी शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, आपके अव्यय होते हैं, ठीक है। तथा उसका अन्य शब्दों से संबंध आदि बताना व्याकरणिक परिचय कहलाता है। आएगी आपके पास समझ में कि मान लीजिए आपके क्या है, विकारी है या अविकारी है, विकारी है या अविकारी है। अब माना कि विकारी है तो कौन सा विकारी है, उसका भेद लिखेंगे। फिर लिखेंगे हम उसका लिंग, वचन, कारक, काल या अन्य शब्दों के साथ जो विकारी शब्द है उसका संबंध। और अगर विकारी नहीं है और अविकारी है तो क्या करेंगे हम, किस तरह का अव्यय, क्योंकि अविकारी शब्दों का दूसरा नाम क्या होता है, अव्यय। जो अविकारी है उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं अव्यय। अव्यय जो कभी व्यय नहीं होता, अर्थात जो कभी क्या नहीं होता, खर्च नहीं होता, जिस शब्द में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, वो क्या कहलाता है, आपका अव्यय कहलाता है, ठीक है। तो किस तरह का अव्यय है तथा उसका अन्य शब्दों के साथ क्या संबंध है, ठीक है। आपके जो पद परिचय है उसमें शब्द पद और जो व्याकरणिक प्रयोग है वह समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो देखिए पद परिचय में विभिन्न पदों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय तथा इन सब पदों के प्रकारों के आधार पर पद परिचय देना होता है, ठीक है। तो आपकी बात समझ में आई है विद्यार्थियों कि जो पद परिचय है वो किन के आधार पर, किन पदों के आधार पर दिया जाता है। तो सबसे पहले आपका क्या है, संज्ञा। आप सब जानते हो संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार कितने हैं, ठीक है। दूसरा है सर्वनाम। सर्वनाम का क्या योगदान है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। विशेषण अर्थात संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों क्या कहते हैं, विशेषण। तो देखिए विशेषण, सर्वनाम आपके समझ में आ गया। अगला है आपका विशेषण, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो शब्द बताते हैं उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है। क्रिया तथा अव्यय। तो देखिए क्रिया, एक बार समझते हैं क्रिया क्या है। हमने देखा कि कोई कार्य वगैरह होता है उसके बारे में हमें बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो प्रकार है, सकर्मक और अकर्मक है। फिर देखिए अव्यय, आपने पहले भी सुना होगा अव्यय। अव्यय है जो कभी क्या नहीं होता है, वे खर्च नहीं होता है। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे सदैव अपनी यथास्थिति में ही रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। तो देखिए इन सब पदों के प्रकारों के आधार पर क्या दिया जाता है बच्चों, पद परिचय है वह दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये तो क्या है आपके विकारी शब्द। कौन से शब्द हैं, विकारी शब्द, ठीक है। तो देखिए पहला है आपका विकारी शब्द। विकारी शब्द है पहला संज्ञा। तो देखेंगे हम संज्ञा पद का पद परिचय। संज्ञा शब्द का परिचय, संज्ञा के भेद। तो संज्ञा पद का पद परिचय देते समय हम क्या देखेंगे, संज्ञा का भेद की संज्ञा आपकी व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या आपकी भाववाचक संज्ञा है, उसका जो भेद है यानी प्रकार है वह देखेंगे। फिर देखेंगे कि जो आपकी संज्ञा है उसका लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है,
फिर उसका वचन, वचन यानी कितने हैं वो, एक वचन है या बहुवचन है, फिर कारक, क्रिया का कर्म है, क्रिया का कर्ता है, क्रिया का करण है, जो भी है वो हम देखेंगे। अर्थात क्रिया के साथ उसके संबंध कारक के संदर्भ में देना होता है, यानी कि जो कारक विभक्ति उसके साथ जुड़ी होती है उसी के आधार पर क्या देते हैं, उसका जो परिचय है वह देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिया, क्या लिया है बच्चों, हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है, लड़के ने चिड़िया को दाना दिया। लड़के ने चिड़िया को क्या दिया, दाना दिया। अब हमें देना है इसमें लड़के और चिड़िया का पद परिचय। किसका देना है, लड़के और चिड़िया का पद परिचय देना है। तो देखिए इसी प्रकार जैसे कि मैंने आपके सामने लिख रखा है, एक वाक्य है और इस वाक्य में दो पदों को क्या कर रखा है, रेखांकित कर रखा है। क्या कर रखा है, रेखांकित कर रखा है। इसी प्रकार से आपसे परीक्षा में भी जो एग्जामिनर है वो क्या पूछता है, प्रश्न पूछता है। इस प्रकार का वाक्य आपके प्रश्न पेपर में होगा और जो भी पद है वह रेखांकित किए हुए होंगे, उनका आपको क्या देना होगा, पद परिचय देना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने वाक्य को पढ़ा, वाक्य को पढ़ा और हमने देखा कि भाई इसमें दो ऐसे पद हैं जिनके नीचे रेखांकित किया हुआ, ठीक है। तो हमने क्या किया, उनको नीचे लिख लिया। क्या लिखा हमने, लड़का, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे ही हमें क्या करना है, नीचे लिखना है, उसका क्या देना है, परिचय देना है। तो देखिए लड़का है वो एक संज्ञा शब्द है, लड़का है वह क्या है, एक संज्ञा शब्द है। अब देखिए मैंने चर्चा की थी अभी कि संज्ञा का पद परिचय देते समय सबसे पहले क्या देखते हैं, उसका संज्ञा का भेद देखते हैं। तो हमने क्या किया कि भाई लड़का है किसी व्यक्ति विशेष के नाम का बोध नहीं करवा रहा है, बल्कि यह एक मनुष्य जाति का बोध करवा रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए लड़का है वो एक है, लड़का है वो क्या है, एक है, इसलिए इसका वचन भी क्या हो जाएगा, एक वचन, और लड़का है वह क्या है, पुल्लिंग, अर्थात वह पुरुष जाति का क्या करवा रहा है, बोध करवा, इसलिए इसका लिंग क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। फिर देखिए ने कारक चिन्ह के कारण, विशेष बात ध्यान रखने वाली है कि ने कारक चिन्ह के कारण कर्म कारक की भूमिका में दिया क्रिया का क्या है, यह करता है, क्या है, यह जो दिया क्रिया है उसका करता है, और इसका पुरुष क्या हो जाएगा, इसका अन्य पुरुष हो जाएगा, ठीक है। आपकी बात समझ में आई होगी। लड़के का हमने क्या दिया, पद परिचय दिया, हमने बताया उसका जो भी संज्ञा है उसका भेद बताया, उसका लिंग बताया, उसका वचन बताया, और कारक चिन्ह को देखते हुए हमने क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है वह हमने बताया, और उसका जो पुरुष है वह भी हमने बताया, ठीक है। अगला है आपका चिड़िया। तो देखिए चिड़िया शब्द का पद परिचय भी हम देंगे। तो चिड़िया एक संज्ञा शब्द है, चिड़िया क्या है बच्चों, एक संज्ञा शब्द है। संज्ञा में कौन सी है, क्योंकि चिड़ियाएं हैं वो बहुत प्रकार की होती है, यहाँ पर किसी एक चिड़िया अर्थात किसी एक विशेष का यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, संपूर्ण जाति को यहाँ पर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर हो जाएगा। फिर देखिए चिड़िया है उसका लिंग क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। वचन अर्थात चिड़िया है वो एक है, चिड़िया है क्या है, एक है, इसलिए इसका वचन क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। और को कारक चिन्ह के कारण, किसके कारण, देखिए यहाँ पे चिड़िया को क्या जुड़ गया, चिड़िया के तुरंत बाद को कारक ने जुड़ा था, तो यह क्या हो गया, दिया क्रिया का कर्ता हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, को कारक चिन्ह के कारण कर्म कारक की भूमिका में दिया गया है, अर्थात चिड़िया क्या हो जाएगी, यहाँ पर कर्म हो जाएगी, अर्थात क्रिया का गौण कर्म है, यह प्रधान कर्म नहीं, ध्यान देने वाली बात है, अर्थात यह क्या है, क्रिया का गौण कर्म है। तो यह क्या था बच्चों, यह संज्ञा पद का पद परिचय। आई होगी आपके पास समझ में। आगे देखेंगे हम सर्वनाम शब्द का पद परिचय। तो अगला देखिए सर्वनाम पद का परिचय। हमने देखा संज्ञा पद का पद परिचय, आगे है सर्वनाम पद का पद परिचय। सर्वनाम पद परिचय में सर्वनाम का भेद, उसका लिंग, उसका वचन, उसका कारक, पुरुष तथा क्रिया के साथ उसके संबंध का विश्लेषण होता है, अर्थात
हमें ज्ञान है वह करवाया जाता है। तो आप सबको पता है कि सर्वनाम है वह प्रयुक्त होता है किसके स्थान पर होता है? संज्ञा के स्थान पर। किसके स्थान पर होता है? संज्ञा के स्थान पर। ठीक है, सर्वनाम के प्रकार आपको पता है कौन कौन से हैं। तो देखिए उदाहरण है आपके सामने, हम आपके साथ उसको पढ़ाएंगे। हम आपके साथ उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमें देना है हम का पद परिचय। किसका देना है? हम का पद परिचय हमें देना है। ठीक है, अब आपने सोचा कि हम संज्ञा तो है नहीं, हम है वह संज्ञा तो है नहीं, तो क्या है यह क्या है आपका? सर्वनाम। ठीक है बच्चों, यह सर्वनाम है। अब सर्वनाम है उसका कौन सा प्रकार है? उसका कौन सा प्रकार है? तो यह देखिए, हम में का बहुवचन, तो हम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब आप सबको पता है कि जो पुरुषवाचक है उसके प्रकार कितने हैं? उसके 3 प्रकार हैं। पहला है आपका उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा कौन सा आपका? अन्य पुरुष। तो देखिए, हम आपके साथ उसको पढ़ाएंगे। हम यानी में, बहुवचन हो गया, में का क्या हो गया? बहुवचन। ठीक है, तो देखिए हम आपके साथ उसको पढ़ाएंगे, यह पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, और क्या हो गया? इसका वचन क्या हो गया? बहुवचन। ठीक है, मैंने पहले ही जिक्र कर दिया था कि यह बहुवचन है। अब देखिए इसका लिंग, तो देखिए वाक्य के अनुसार हम आपके साथ उसको पढ़ाएंगे, यानी कि निर्धारित नहीं हो रहा है, पूर्ण रूप से पता नहीं लग रहा है कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इसलिए यह क्रिया के अनुसार होगा। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग भी हो सकता है और पुल्लिंग भी हो सकता है। ठीक है, और देखिए यह पढ़ाएंगे क्रिया का क्या है? यह करता है। हम है वह पढ़ाएंगे क्रिया का क्या है? करता है। तो आपकी बात समझ में आई होगी। अगला है आपका आपके का पद परिचय। तो आपके क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है और यह मध्यम पुरुष है। आप सबको पता है कि जो आप है वह सम्मान सूचक शब्द है। आदर के लिए आप शब्द है उसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम है, और कौन सा है ये पुरुषवाचक सर्वनाम का? मध्यम पुरुष है, और यह सम्मानजनक शब्द है। अर्थात सम्मानजनक जो शब्द होते हैं वो सदैव किसमें प्रयुक्त होते हैं? आपके बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। ठीक है बच्चों, फिर देखिए जो इसमें था कि यह क्रिया के अनुसार ही निर्धारित होगा कि इसका लिंग वचन क्या है, तो यह भी उसी तरह आएगा। था कि पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी हो सकता है। आपका संबंध होगा। ठीक है, अगला है उसको वही आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, और कौन सा है? अन्य पुरुष, क्योंकि यह अन्य के बारे में, हम है वह अन्य के बारे में क्या करवा रहे हैं? यहाँ पर बोध करवा रहे हैं कि उसको हम क्या करेंगे? पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, अन्य पुरुष हो गया, आपका एक वचन। ठीक है, उसको अर्थात उनको न प्रयोग होकर के क्या हो रहा है? उसको था एक व्यक्ति विशेष के लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो देखिए वह स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। पढ़ाएंगे क्रिया का क्या है? यह कर्म है। पढ़ाएंगे क्रिया का क्या है? यह कर्म है। तो आपने देखा संज्ञा शब्द का पद परिचय देखा आपने, बाद में आपने देखा सर्वनाम शब्द का पद परिचय। ठीक है, तो आपको सर्वनाम शब्द का जो पद परिचय है वह अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगला जो पद परिचय है वो देखते हैं हम, सर्वनाम का पद परिचय। तो अगला देखिए अपना विशेषण पद का पद परिचय। संज्ञा का देख लिया हमने, सर्वनाम का देख लिया, अगला है विशेषण का। विशेषण पद का प्रकार, उसका लिंग, उसका वचन और उसकी अवस्था। ठीक है, विशेष्य के साथ उसके संबंध का परिचय मिलता है। ठीक है, विशेष्य क्या है? विशेष्य जो शब्द, यानी कि मान लीजिए रमेश सुंदर है, तो यहाँ पर रमेश एक संज्ञा शब्द है, तो जो सुंदर है अर्थात रमेश क्या है? यहाँ पर विशेष्य। ठीक है, यानी संज्ञा शब्दों को क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विशेषण का पद, उसका प्रकार, उसका लिंग, उसका वचन और उसकी अवस्था, विशेष्य के साथ उसके संबंध का परिचय मिलता है। ठीक है, उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारे 4 बड़े विद्यार्थी कठिनतम खेलों में जीत गए। हमारे
रेखांकित किया हुआ है, 4 को भी क्या किया हुआ है, रेखांकित किया हुआ है, बड़े को भी क्या किया हुआ है, रेखांकित, और कठिनतम को भी क्या किया गया है, रेखांकित किया गया है। ठीक है, तो देखिए हमारे यहाँ पर हमारे शब्द का क्या, जो शब्द यानी जो पद है उसका क्या करना है, हमें पद परिचय देना है। तो यह देखिए हमारे जो शब्द है वह क्या है, एक सार्वनामिक विशेषण। क्या है, एक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, आई बात समझ में आपकी। हमारे जो शब्द है वह क्या है, एक सार्वनामिक विशेषण है और इसका वचन क्या हो जाएगा, बहुवचन। हम था हमारे बहुत सारे हैं क्योंकि 4 आया, क्या है, 4 आया, एक से अधिक होती क्या होगी, बहुवचन होगी, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, बहुवचन। तो देखिए विद्यार्थियों के बारे में आया है तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका लिंग क्या हो गया, पुल्लिंग। ठीक है, विद्यार्थी संज्ञा की विशेषता बताने वाला। ठीक है, अगला देखिए 4 संख्यावाचक विशेषण और यह निश्चित है। यह क्या है, निश्चित, अर्थात निश्चयवाचक क्या हो जाएगा, यह विशेषण हो जाएगा। विद्यार्थी विशेष्य की संख्या बताता है। तो ये बात समझ में आपकी, मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी किसकी विशेषता यहाँ पर बताई गई है, तो विद्यार्थी विशेष्य की यह क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है। तो विद्यार्थी क्या हो गए, यहाँ पर विशेष्य हो गए, विद्यार्थी क्या हो गए, यहाँ पर विशेष्य हो गए। ठीक है, अगला है आपका बड़े। तो बड़े देखिए क्या है, गुणवाचक विशेषण। आई बात समझ में कि जो खेल है वो कैसे हैं, कठिन है, और कठिन कैसे हैं, बहुत बड़े हैं। ठीक है, तो देखिए बड़े हैं वो गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, अर्थात पुल्लिंग ही होगा ये। अगला है आपका बहुवचन। क्यों, क्योंकि अगर बड़ा होता तो क्या होता है, एक वचन, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक से अधिक, अर्थात बहुवचन। और विद्यार्थी विशेष्य का यह क्या कर रहा है, विद्यार्थी विशेष्य का विशेषण बड़ा का क्या है, तिर्यक रूप है। ठीक है, यानी कि दोहरा जो रूप है यहाँ पर बताने का कार्य कर रहा है। कठिनतम, कठिनतम क्या है, कठिन है भाई। खेल कैसे हैं, खेल कैसे थे, बहुत ही कठिन थे, और उनको हमारे जो 4 विद्यार्थी हैं वो क्या हो गए, जीत गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। और गुणवाचक विशेषण की कौन सी अवस्था हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी उपमावस्था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसी से क्या नहीं की गई है, तुलना नहीं की गई, इसलिए सीधा सीधा यहाँ पर जो विशेषण है उसकी गुण का हमें बोध हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो हमने देखा संज्ञा शब्द का पद परिचय, किसका देखा, संज्ञा शब्द का, फिर देखा हमने सर्वनाम का पद परिचय। ठीक है, फिर देखा हमने विशेषण का पद परिचय। ठीक है, आपके तीनों के तीनों जो पद परिचय हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगला देखते हैं हम क्रिया का पद परिचय। तो अगला देखिए अपना क्रियापद का पद परिचय। क्रिया के प्रकार, उसका लिंग, उसका वचन, क्रिया का काल, वाच्य तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध के आधार पर होता है। किसका पद परिचय होता है, क्रिया का पद परिचय होता है। तो क्या देखा आपने कि सबसे पहले हम देखेंगे क्रिया का पद परिचय देते समय क्रिया के प्रकार। ठीक है, आप सबको पता है कि जो क्रिया है क्रम के आधार पर 2 प्रकार की होती है। पहली है आपकी सकर्मक और दूसरी है आपकी अकर्मक। ठीक है, सकर्मक नाम से स्पष्ट हो रहा है, साथ में क्या है, कर्म है। ठीक है, अकर्मक यानी अ का अर्थ होता है नहीं, यानी कर्म विहीन, कर्म साथ में नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्रिया के प्रकार की, क्रिया सकर्मक है या क्रिया अकर्मक है वह यहाँ पर आएगा। और फिर देखेंगे कि जो क्रिया है वह कौन से लिंग में प्रयुक्त हुई है, तो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। फिर देखेंगे उसका वचन की क्रिया का जो वचन है वह एक है या एक से अधिक, था बहुवचन में है। फिर देखेंगे उसका काल की जो क्रिया है वह कौन से काल में घटित हो रही है, वर्तमान काल में हो रही है, भूतकाल में या भविष्य काल में। ठीक है, फिर देखेंगे वाच्य। हमने देखा कि जो वाच्य है वह 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य है, क्रमवाच्य है और भाववाच्य है। अर्थात तीनों वाच्य में से
यहाँ पर क्रिया है वो कौन से वाक्य के सही रूप से मेल खाती है, फिर है वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध, ठीक है, के आधार पर जो क्रिया है उसका पद परिचय दिया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है, राम ने रावण को लंका में बाण से मारा। राम ने रावण को लंका में बाण से मारा। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि यह जो उदाहरण है वो आपके प्रश्न पत्र में आ गया है, ठीक है। मारा जो एक पद है उसका क्या देना है, आपको परिचय देना है, ठीक है। तो देखिए मारा, सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्रिया के प्रकार कि जो मारा है वो कौन सी क्रिया है, सकर्मक है या अकर्मक है। तो आपने देखा कि यह मारा अर्थात राम ने रावण को लंका में बाण से मारा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो गई। क्या हो गई, सकर्मक, क्योंकि किससे मारने वाला है, बाण से, ठीक है। फिर देखिए इसका मारा, ठीक है, इसका जो लिंग है वो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। वचन देखिए मरने वाला क्या है, एक है, क्योंकि मारा जो क्रिया है उसका वचन क्या है यहाँ पर, एक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा सामान्य भूतकाल। देखिए राम ने रावण को लंका में बाण से मारा, है कि अभी सामान्य भूतकाल अर्थात सामान्य जो भूतकाल है उसमें जो क्रिया है वह क्या हुई है, संपन्न हुई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किसी प्रकार की अतिशय यानी कि भ्रांति वाला बिल्कुल भी कार्य नहीं है, सीधा सा आपको पता चल रहा है कि यह जो वाक्य है वह कौन से वाच्य का है, यह कृत्रिम वाच्य का है, ठीक है। मारा क्रिया का कर्ता है राम, अर्थात मारा जो क्रिया है उसका कर्ता कौन है, राम, क्योंकि रावण को लंका में मारने वाला कौन है, राम, तो राम क्या हो गया, क्रिया का कर्ता, ठीक है। कर्म है रावण, कर्म कौन है, रावण, कैसे पता चला, क्योंकि रावण के साथ में कौन सी विभक्ति जुड़ी हुई है, को, ठीक है। फिर देखिए कर्ता ने कर्म को, कर्ता राम, कर्ता ने कर्म को, अर्थात को विभक्ति का ये क्या हो गया, आपका कर्म हो गया, ठीक है। करण है बाण, किससे मारा, बाण से मारा, ठीक है। और अधिकरण है लंका, अर्थात कहां पर राम ने रावण को मारा, तो लंका में मारा। लंका में मारने के कारण यह जो अधिकरण है वह कहां हो गया, आपका लंका, ठीक है। तो हमने देखा पद परिचय में आपके जो विकारी शब्द है, कौन से शब्द है आपके, विकारी शब्द है उनका पद परिचय, ठीक है। विकारी शब्द का पद परिचय में हमने देखा संज्ञा शब्द का पद परिचय, सर्वनाम शब्द का पद परिचय, विशेषण शब्द का पद परिचय और क्रिया है उसका पद परिचय। हमने अनेक उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास किया। आपको जो विकारी शब्द है उसका जो पद परिचय है वह अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। विकारी का हमने देख लिया, आगे देखते हैं हम जो अविकारी शब्द है। कौन से शब्द है आपके, अविकारी या जो आपके अव्यय शब्द हैं उनका पद परिचय, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए पद परिचय में अगला जो हम अव्यय या अविकारी शब्द था उसका पद परिचय। तो पद परिचय देने से पहले हम जो अव्यय या अविकारी शब्द हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए अव्यय या अविकारी शब्द कहते किसे हैं, जिन शब्दों पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि व्याकरणिक कोटियों का प्रभाव नहीं पड़ता है और वे हमेशा एक जैसे रूप के साथ ही प्रयुक्त होते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो बात समझ में आई आपकी, यानी कि इस प्रकार के शब्द जिन पर ना ही तो लिंग का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ना ही वचन, ना ही पुरुष, काल, कारक यानी किसी भी व्याकरणिक कोटि का उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, वे हमेशा यानी सदैव एक जैसे ही रहते हैं, यानी जो रूप उन्होंने पहले से प्राप्त कर रखा है उसी रूप में वह रहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। तो देखिए जो आपके अविकारी शब्द या जो अव्यय हैं वह कितने हैं, तो देखिए वह कितने हैं, 6। कितने प्रकार है उसकी, 6 प्रकार हैं। तो हम देखेंगे जो आपके अव्यय हैं वह 6 कौन कौन से हैं। पहला है आपका क्रिया विशेषण अव्यय,
दूसरा है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय, तीसरा है आपका समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा है आपका संबंध बोधक अव्यय और पांचवा है आपका सकारात्मक या नकारात्मक अव्यय। ठीक है, और आपका छठवा है निपात। ठीक है, तो हमने जाना कि जो आपके अव्यय हैं वह 6 प्रकार के हैं। 6 प्रकारों को हमने अच्छी तरह से जाना। अब देखिए जो आपका क्रिया विशेषण अव्यय है, कौन सा आपका जो क्रिया विशेषण अव्यय है उसको भी 4 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, तो यह 4 भाग है। पहला है आपका रीतिवाचक अव्यय, ठीक है, दूसरा है आपका स्थानवाचक अव्यय, तीसरा है आपका कालवाचक अव्यय और चौथा है आपका परिमाणवाचक अव्यय। ठीक है, क्रिया विशेषण थोड़ा हम जानते हैं, इनको समझते हैं कि यह 6 अव्यय के जो प्रकार हैं उन्हें किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरणों के माध्यम से जानेंगे, लेकिन थोड़ी सी सामान्य जानकारी है वो हम पहले प्राप्त कर लेते हैं। क्रिया विशेषण देखिए, नाम से स्पष्ट होता है कि यह जो क्रिया है उसकी क्या बताएगा, हमें विशेषता बताएगा। ठीक है, जो क्रिया है उसकी विशेषता का क्या करवाएगा, यह हमें बोध करवाएगा। ठीक है, तो इसका देखिए रीति, रीति का अर्थ होता है ढंग, रीति का क्या अर्थ होता है, ढंग। ठीक है, यानी कि जो आपकी क्रिया है वह किस प्रकार से क्या हुई, संपन्न हुई, उसकी जानकारी हमें देता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, क्या कि हमारी जो क्रिया है वह किस प्रकार से संपन्न हुई, उसकी विशेषता हमें प्राप्त होती है, किससे होती है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण से प्राप्त होती है। इसका हमें पता कैसे चलेगा, इसका हमें पता चलेगा कि जो भी क्रिया है उससे पहले हम क्या लगाएंगे, कैसे, क्या लगाएंगे हम, कैसे लगाकर हम क्या करेंगे, क्रिया से प्रश्न करेंगे। ठीक है, कैसे लगाकर के हम क्या करेंगे, क्रिया से प्रश्न करेंगे। हमें तुरंत पता चल जाएगा कि जो क्रिया है वह किस प्रकार से संपन्न हुई है, अर्थात क्रिया के संपन्न होने का जो ढंग है वो कैसा था। ठीक है, अगला है अपना रीतिवाचक, जो आपकी क्रिया विशेषण है वो समाप्त हो गया है। फिर है क्रिया विशेषण का दूसरा प्रकार स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जिसमें क्रिया है वह किस स्थान पर संपन्न हुई, क्रिया है वह किस स्थान पर क्या हुई है, संपन्न हुई है। इसका पता हम कैसे लगाएंगे, कहां, क्रिया से पहले क्या करेंगे हम, कहां, क्रिया से पहले हम कहां लगा करके क्या करेंगे, उससे प्रश्न करेंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, उसका पता चल जाएगा कि क्रिया है वह कहां पर संपन्न हुई। जैसे विद्यालय में, विद्यालय में छात्र जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, विद्यालय में जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए छात्र है वह तेज दौड़ते हैं, कैसे दौड़ते हैं, तेज दौड़ते हैं। उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे इनको। फिर है अगला क्रिया विशेषण का तीसरा जो प्रकार है वह कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय।